इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है। आगे भी हैं। इसी अभियान से जुड़ा एक सवाल और आता है। सोशल मीडिया पे भी देखा जाए और कुछ समाचार पत्रों में पिछले एक सप्ताह में कुछ अभी ऐसी खबरें भी आई। पारदर्शिता, जब तक इस अभियान की पारदर्शिता, लोगों को कैसे पता चले कि हमारा पैसा जहाँ जा रहा है, हमारा समर्पण जो है, चाहे वो 5 रुपये का हो, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 5 करोड़ का, ये सही स्थान पे जा रहा है। लोगों के अंदर एक विश्वास दिलाने की भी ज़रूरत है। और शायद पारदर्शिता निधि अभियान में चल रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हो सकते हैं जो इस नाम पे, अभियान के नाम पे कुछ अलग काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बदनामी सी मीडिया में देखने को मिलती है। क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इसके थोड़ा सा ऐसी खबरों में रुचि रखते हैं, वो इसको ट्रोल करते रहते हैं और उसको बहाने लोगों के ऊपर निशाना साधते हैं। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि इसकी पारदर्शिता क्या है, जिससे आम समाज में एक रिक्शा चालक हो, चाहे एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या एक छात्र हो, उसके मन में ये विश्वास जगे कि मेरा पैसा दिया गया राम मंदिर निर्माण के कार्य में आ रहा है, गिलहरी प्रयास मैंने जो किया वो सही जगह पर जा रहा है। तो विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर आप क्या कहें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिले हेडक्वार्टर से अगर कोई व्यक्ति गांव में कुछ समर्पण मांगने जाएगा तो ये संभव है कि उसकी पहचान ना हो, उसको नहीं पहचान पाएगा, तो व्यक्ति का अविश्वास हो सकता है। समिति ने क्या किया कि उसने ग्राम पंचायत लेवल तक अपने लोग बिठाए हैं चयनित करते करते, और वो सब कुछ ऑनलाइन फीडेड है। मतलब उसकी सूचनाएं गृह मंत्रालय तक को दी गई हैं, पुलिस प्रशासन को दी गई हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। और उसमें जो लोग डिपॉजिटर हैं उनके कोड जनरेट किए गए हैं। अब कोई व्यक्ति, आपके गांव में 5 लोग चिन्हित कर दिए समिति ने, आप मुझे बता दीजिए, आपके गांव लेवल तो छोटा सा गांव होता है, 2-3 हजार की आबादी होती, 5 लोग अगर चिन्हित हैं, छठा व्यक्ति अगर आ जाएगा गांव में, तो कैसे वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सकता? छोटा सा गांव होता है, हर व्यक्ति, इसलिए ग्राम समाज स्तर पर व्यक्ति को नियुक्त किया गया। दूसरी बात, कूपन जो है ना, उस पर सब कूपनों का नंबर लिखा हुआ है। हर कूपन यूनिक है, ऐसा नहीं है कि डायरी छापी और बांट दी। हर कूपन का नंबर यूनिक है। हर एक जो रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट का नंबर यूनिक है। जो व्यक्ति आपके पास धन लेने आ रहा, उसके हाथ में एक ऐप है। जैसे ही वो रसीद काटता है तो उस पर आपका पैन नंबर लिखता है, उस पर आपका आधार नंबर कभी ज़रूरत पड़ती है तो लिखता है अगर मालूम है आपको, और उस पर आप इनकम टैक्स का रिटर्न चाहते हैं, पूरी डिटेल लेता है, और ये ऐप पर तुरंत चढ़ाता है उस रसीद का नंबर, जो सीधा डायरेक्ट बैंक में पैसा जाने से पहले ये वेबसाइट पर चला जाता है। आप मुझे बता दीजिए, इसमें कहाँ गुंजाइश है? हाँ, एक आध तो अराजक तत्व तो सब जगह हो सकते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार, अभी परसों ही एक कोई केस आया, किसी गांव में कोई रसीद लेकर गया, उसने कहा राम मंदिर के लिए आया, गांव वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुम आ कहां से गए? चिन्हित तो ये 5 लोग हैं। अच्छा, इतना वो संगठन नीचे तक उन्होंने बनाया है, और सबके नाम पब्लिश किए। जैसे मैं अभियान प्रमुख हूं तो मेरा नाम और नंबर पब्लिश किया गया। अगर किसी को कोई संभावना लगती, वो मेरे से पूछ ले कि भैया ये गांव में ये फला फला व्यक्ति आए, मेरे पास उसकी पूरी लिस्टिंग है, मैं तुरंत देखकर बताऊंगा ये व्यक्ति मेरी बात करवाओ, और उसके कोड हैं। उसका सबका कोड है। तो वो जो व्यक्ति वहां डिपॉजिट करने जाता है, डिपॉजिटर है, उसका कोड जनरेट किया गया है, वो तुरंत पकड़ा जाएगा। वो मेरे से बात करे, मैं पूछूंगा कोड क्या है तुम्हारा, उसकी आईडी बनाई होगी। जी, इससे जुड़ा अगला सवाल मेरा है, क्या ये धन संग्रह जो चल रहा है, समर्पण अभियान चल रहा है विश्व हिंदू परिषद या ट्रस्ट के द्वारा, उसकी कुछ लिमिट रखी गई है, कुछ उसकी कुछ सीमा रखी गई है, कितने पैसे तक इकट्ठा किया जाना है, और राम मंदिर निर्माण में कितना समय सीमा क्या हो सकती है? एक जनता को आप बता सकते हैं क्या? ये जानकारी आप देने का प्रयास करिए, ताकि लोगों को सरल शब्दों में, सहज शब्दों में ये पता चले कि हम पैसा तो दे रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा इकट्ठा करना। लोगों के मन में आता है ना कि राष्ट्रपति कुछ दे रहे हैं, फिल्म दुनिया से कोई कुछ और दे रहा है, गांव का एक आम आदमी किसान कुछ और दे रहा है। तो कितने पैसे इकट्ठा करने हैं, कितने दिन तक इकट्ठा करने हैं, और कितना निर्माण में कितने खर्च आने, कितने दिन तक चलने हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने। एक तो बात यह है कि राम मंदिर निधि समर्पण समिति ने अपना टाइम तय किया है। 15 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है जब दान शुरू होता है। मकर संक्रांति से लेकर माघी पूर्णिमा जो 28 तारीख को पड़ रही है, तब तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद ये क्लोज हो जाना है। उसके 2 चरण हैं। पहले चरण में 15 दिन का अभियान है,
उसमें सिर्फ बड़े अमाउंट व्यक्तिगत संपर्क वाले होंगे, दूसरे में वो कूपन्स चलने वाले हैं जो सीधे फाड़े जाएंगे, उसका एक नंबर होगा, दूसरा नोट करेगा, ऐप पर चढ़ाएगा और आपको दे देगा। अब बात आती है कितना। मैं आपको बताऊं कि जो ओरिजिनल डिस्प्यूट है ना, वो तो एक 250 बाई 350 फीट का था, यानी कि 400-500 गज बनता होगा। वो आप कैलकुलेट करेंगे, जहां 3 गुम्मद खड़े थे। इसके अतिरिक्त 2.77 एकड़ भूमि उस समय विश्व हिंदू परिषद ने अगल बगल की खरीदी थी, तो 3 एकड़ हो गई। और नरसिंह राव सरकार ने 67 एकड़ हिंदुओं की जमीन एक्वायर कर ली थी आंदोलन को रोकने के लिए, कि ये लोग इस जमीन पे भी नहीं, मंदिर के पास तो बहुत दूर की बात, इस जमीन पर भी अगल बगल नहीं घुस सकते। वो सब सरकार के पास पहुंच गई थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला, सरकार ने ट्रस्ट बनाई, अब सरकार वो जमीन जो उसके पास एक्वायर्ड थी वो उसने रिलीज कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करी। तो अबाउट 70 एकड़ भूमि हो गई। पहले जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो एक छोटा मंदिर निर्माण हो रहा था, अब 70 एकड़ भूमि पर मिनी भारत निर्माण होने जा रहा है। लघु भारत दिखाई देगा, राम राज्य दिखाई देगा। अच्छा, एक और इसमें बड़ी समस्या जो है वो ये है कि यहाँ बलुई मिट्टी है, ये समुद्र के बीच की मिट्टी है, यहाँ कभी लाखों साल पहले समुद्र रहा होगा। ये मिट्टी स्थायी नहीं है, इसके नीचे रॉक्स नहीं है, तो ये भरी हुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। यहाँ 150-200 वर्ष से ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, मैक्सिमम 150 वर्ष का स्ट्रक्चर है। यहाँ तक कि आप पार्लियामेंट को देख लीजिए, पार्लियामेंट बनी 100 वर्ष उसके पूरे होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने नया पार्लियामेंट शिलान्यास कर दिया, क्योंकि हर बिल्डिंग की आयु होती है। उस जगह पर 100-150 वर्ष से ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। लेकिन अभियान समिति ये कहती है कि हम इसको 1000-1500 वर्ष के लिए बनाना चाहते हैं, तो नो डाउट टेक्निकली ज़्यादा धन चाहिए। तो एक 40 फीट गहरा, 40 फीट लगभग गहरा, और वो एक चौकोर साइज में एक एलॉय भरने वाले हैं स्ट्रक्चर बनेगा वो, और उसके नीचे पिलर्स जाने वाले हैं। क्योंकि जब हम खुदाई कर रहे हैं तो चूंकि त्रेता से लेकर अभी तक का कुश का बनवाया पहला मंदिर था, और उससे पहले दशरथ महाराज का, महर्षि दशरथ का वो महल था, तो मंदिर कुश ने बनवाया, भगवान के बेटे ने। वहां से लेकर लगातार ये बनता चला आया। तो गहराई कितनी है अपने को अंदाजा अभी नहीं मिल पा रहा जितनी गहराई, लेकिन है सब कच्चा। इसी गहराई से जुड़ा मेरा इसको बात पूरी कर लीजिए। तो अब हम केबल मंदिर बनाना चाहते हैं या स्ट्रांग मंदिर बनाना चाहते हैं, या हम पूरी अयोध्या नगरी जो 70 एकड़ है वो बसाना एक साथ चाहते हैं, ये धन के ऊपर डिपेंड करेगा, समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए समर्पण का कोई टारगेट नहीं रखा, जैसा समर्पण हो जाएगा 70 एकड़ में वैसी भव्य मंदिर और भव्य स्थान डेवलप हो जाएगा। आप खुद ही जानते हैं, आपके पास पैसा हो, अपना घर बनाए तो आप कैसे बनाएंगे, धन के अनुसार ही बनाते हैं ना। तो इसलिए अगर हम ये कह दें कि नहीं इतना है, इतना ही चाहिए, तो बात अच्छी नहीं है। भगवान की इच्छा जितनी होगी उतना आपका समर्पण चला जाएगा, वो ईश्वर पद्धत है सब कुछ। तो 70 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर, वेदशालाएं, यज्ञशालाएं, धर्मशालाएं और तमाम जो वैज्ञानिक आधार रहते हैं भारत के, और उसमें वेदशालाएं, वेदों के इंटरप्रिटेशन हो, कुछ उसमें काम हो, ये सब कुछ एक प्लान है। जैसे धन आ जाएगा तो उतना काम हो जाएगा, नहीं तो मंदिर कैसा बनेगा, जैसा धन एकत्रित होगा उसके अनुसार मंदिर का निर्माण हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है वो आम जनता के पैसे से, आम जनता की रुचि के हिसाब से उनके आराध्य को वो ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर मंदिर का तो फिक्स है, मंदिर के आसपास की, हाँ, जिसे अब मंदिर का मंदिर के आसपास जो हमें यज्ञशालाएं और ये बनानी है 70 एकड़ में, वो जो स्थान है वो कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि संग्रह कितना हो जाता है। देखिए, जैसा कि राम मंदिर की बात जब आती है तो कई विवाद भी सामने आते हैं, कई दशकों से इसके लिए संघर्ष चले, न्यायालय तक मामला गया, उसके बाद फैसला आता है। जब फैसला आने के बाद जब राम मंदिर निर्माण की नींव की बात चल रही थी, कुछ खुदाई, तो उसमें कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जिससे लोगों के मन में एक बार आता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ अवशेष मिलते हैं। कई बौद्धिस्टों ने भी ऐसा दावा किया कि वहाँ पे बौद्ध मंदिर रहा है और इसका निर्माण होना चाहिए। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं कि भगवान राम आराध्य, अयोध्या से जुड़ा राम का रहा है, और बौद्ध उस पर दावा करते हैं जब बौद्ध धर्म के लोग कि यहाँ बौद्ध धर्म से मिले अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, या रहा है कुछ ऐसा
वास्तुशिल्प और वास्तुकला जी बौद्ध की या बाकियों की अलग है क्या भारत की? पहली बात तो ये आती है कि भगवान बुद्ध का जिस समय जन्म हुआ, क्या राम उनके आराध्य नहीं थे? जी या उनके पूर्वजों के आराध्य राम नहीं थे? रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी जो 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 बुद्ध के फॉलोवर हुए हैं वो टेक्नोलॉजी कोई दूसरी लाए थे क्या? हम अरेबियन भारत में आए, जी उन्होंने अपनी जो शैली विकसित की वो तो समझ में आती है कि वो विदेशी शैली है, लेकिन बुद्ध की जो शैली है वो भी तो भारतीय शैली है। इसलिए किसी भी मंदिर पर कोई भी व्यक्ति क्लेम कर सकता है, कहता है नहीं ये हमसे मिलता जुलता है। मिलना जुलना स्वाभाविक है क्योंकि शैली एक ही है सबकी। इसलिए इन विवादों में मुझे लगता है नहीं पड़ना चाहिए। भगवान बुद्ध से पहले उनके पूर्वजों के भी आराध्य राम ही थे। इसलिए जो हिंदू है ना, हिंदू की जो परिभाषा है, आप अगर हिंदू लॉ देखेंगे तो हिंदू लॉ की परिभाषा क्या है? हिंदू लॉ की परिभाषा है कि जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। तो क्या बुद्ध हिंदू नहीं है? क्या जैन हिंदू नहीं है? क्या सिख हिंदू नहीं है? शैलियां मिलना स्वाभाविक है। फिर एक बार राजनीति की तरफ हम बढ़ते हैं। समर्पण निधि अभियान चल रहा है, पूरे देश में सर्वव्यापी अभियान है, जोरों शोरों से चल रहा है। राष्ट्र महामहिम से लेके एक आम इंसान इसमें अपनी सहभागिता दे रहा है। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश में संघ परिवार या उसके अंसांगिक संगठन या भाजपा के नेताओं को छोड़ के अन्य विपक्षी दलों के पास भी जाएंगे? जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मैं अगर बात करूं तो क्या ममता बनर्जी तक ये विषय जाएगा? क्या आप इस राम मंदिर आंदोलन में अपनी सहभागिता दीजिए? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव तक ये बात जाएगी? या ये अभियान का हिस्सा होने के नाते आप बताएंगे कि विपक्ष के लोगों से भी सहयोग मिल रहे हैं क्या इसमें? नहीं, आप हमको पक्ष क्यों मान रहे हैं? हमको पक्ष मानेंगे तो दूसरे को विपक्ष मानेंगे। हम तो राम के वंशज हैं, हम तो राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, भगवान के आदेश से हम काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें सपा बसपा कल से बनी। जी आंदोलन तो आप कई दशकों से सलाद मसूद से कर रहे हैं। जी 76 आंदोलन हुए, 4 लाख से ऊपर लोगों ने बलिदान दिया। तब कहां कांग्रेस थी, कहां बसपा थी, कहां सपा थी, कहां कोई और पार्टी थी, भाजपा थी। इसलिए इसको आज के संदर्भ में जो लोग देखते हैं ये भाजपा या ये कांग्रेस, मुझे लगता है ये देखना ही उचित नहीं है। क्या अखिलेश यादव के इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।